नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, चलिए स्वागत करते हैं अपनी कॉस्टिंग की थर्ड क्लास। अभी तक हमने 2 लेक्चर्स आपको करवा दिए कॉस्टिंग के, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बताया था कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या। वही लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको स्टार्ट कराया था बजट कॉस्टिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बजट कॉस्टिंग होता क्या है, मतलब बजट एंड बजटरी कंट्रोल का मीनिंग बताया था, इसमें बजट का मतलब, कंट्रोल का मतलब, और बजटरी कंट्रोल का मैंने आपको बताया था। साथ में आपको बजट फॉर्मेट, स्टैंडर्ड इश्यू के बारे में बताया कि कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था इस लेक्चर नंबर 1 के चैप्टर नंबर 15 के कि कितने कितने मार्क्स का ये वेटेज रखता है। 5 से 10 का मार्क्स का वेटेज रखता है थ्योरी के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। साथ में प्रैक्टिकल के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। चलिए पहले रिवीजन करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या था इस चैप्टर से, उसके बाद आगे हम चैप्टर में बढ़ गए, राइट। तो मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको मेरा, राइट, ये रहा, ये मैंने स्क्रीन शेयर की। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बजट का मतलब क्या होता है। बजट का सिंपल मीनिंग होता है प्लानिंग। जो भी हम प्लानिंग करते हैं उसे कहा जाता है बजट। मतलब आपके घर में या किसी देश में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टार्टिंग में किया जाता है उसे कहा जाता है प्लानिंग, और उसी प्लानिंग को कॉस्टिंग में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी प्लानिंग को क्या कहते हैं हम? अपनी कॉस्टिंग लैंग्वेज में बजट, राइट। तो ये हो गया खत्म। अब बात करते हैं कि कंट्रोल क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कंट्रोल का मतलब होता है, कंट्रोल का सिंपल मीनिंग होता है घटाना और बढ़ाना। मतलब क्या घटाना है आपको और क्या बढ़ाना है? आपको घटाना है अपने बिजनेस के खर्चे, और बढ़ाना है क्या? अपने बिजनेस के प्रॉफिट। तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है? अपने बिजनेस के एक्सपेंस को घटाना और अपने बिजनेस प्रॉफिट को बढ़ाना क्या कहलाता है? कंट्रोल कहलाता है, राइट। उसके बाद हमने सीखा था कि बजटरी कंट्रोल क्या होता है। तो बजटरी कंट्रोल का मतलब होता है प्लानिंग टू कंट्रोल। मतलब कि भैया इस तरह प्लानिंग प्लानिंग करो, मतलब इस तरह बजट बनाओ कि कंट्रोल हो सके। क्या कंट्रोल हो सके? एक्सपेंस कंट्रोल हो सके और हमारा प्रॉफिट बढ़ सके, राइट। तो क्या बताया था बजटरी कंट्रोल का मतलब? इस तरह प्लानिंग करना, इस तरह फ्यूचर प्लानिंग करना कि कंट्रोल हो सके क्या? एक्सपेंस और प्रॉफिट हमारा बढ़ सके, राइट। अब ये भी बताया था कि इन तीनों का कंसर्न, मतलब इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किस पे डिपेंड करता है? बजट का, कंट्रोल का और बजटरी कंट्रोल का किस पे डिपेंड करता है? बजट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब इन तीनों का, मतलब बजट का, कंट्रोल का, बजटरी कंट्रोल का, इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वह किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में कराया था। इसका मतलब क्या होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? इसका मतलब होता है अपनी प्रोडक्ट को लोवेस्ट कॉस्ट पे लाना और साथ में उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना। मतलब क्वालिटी बढ़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसे नीचे करके, मतलब उसे लो क्वालिटी भी नहीं लेना, उसका जो मेंटेन क्वालिटी है एज पर मार्केट रूल, जो एज पर मार्केट बिकता है उसी मेंटेन क्वालिटी पे हमें गुड्स को लाना है, लेकिन एट लोवेस्ट कॉस्ट, राइट। ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथ में ये भी बता दिया था कि ये जो ऊपर थ्योरी है, ये जो ऑल थ्योरी है, वो सिर्फ आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मतलब आप प्रैक्टिकली क्वेश्चंस अच्छे से कर पाए उसके लिए समझाने के लिए इन सभी थ्योरी, मतलब जो भी ये थ्योरी है बजट एंड बजट कंट्रोल की, वो हम एक सेपरेट लेक्चर में आपको अलग से प्रोवाइड करके देंगे, राइट। तो ये हो गया बजट एंड बजटरी कंट्रोल का मीनिंग। अब बात करते हैं अपने अगले, हाँ,
ये भी बता दिया था कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकता है, पूछा जा सकता है आईसीए के द्वारा। तो 2 टाइप के क्वेश्चन आईसीए इस चैप्टर से पूछ सकता है। सॉरी, 2 टाइप के क्वेश्चन आईसीए आपसे पूछ सकता है, एक बजट फॉर्मेट, दूसरा स्टैंडर्ड रेशियो। मतलब एक तो आपसे पूछा जा सकता है बजट फॉर्मेट, दूसरा पूछ सकता है आईसीए स्टैंडर्ड रेशियो के रूप में आपसे आईसीए क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये बजट फॉर्मेट है क्या? ये बजट फॉर्मेट है क्या? तो बजट फॉर्मेट का मतलब है प्लानिंग स्टेटमेंट। मतलब आप जो भी प्लानिंग करते हैं, आप जो भी प्लानिंग करते हैं उसको स्टेटमेंट के रूप में दिखाना। मतलब आप जो भी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग किसकी होती है? बजट की प्लानिंग होती है, अपने कंट्रोल की प्लानिंग होती है। जो भी प्लानिंग करते हैं उसको स्टेटमेंट के रूप में दिखाना ही बजट फॉर्मेट कहलाता है। बेस्ट एग्जांपल क्या है? कैश बजट। जो भी आपकी कैश प्लानिंग है, जो भी आपकी कैश प्लानिंग है, मतलब किसको कैश देना है, किसको कैश नहीं देना है, किससे हमें कैश मिलेगा, किससे हमें कैश नहीं मिलेगा, उससे रिलेटेड जितनी भी प्लानिंग होगी वो आप अपने कैश बजट में दिखा देंगे, कैश बजट के बजट फॉर्मेट में आप दिखा देंगे, राइट? ये बता दिया था। और साथ में ये भी बता दिया था कि बजट फॉर्मेट का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता। मैंने क्या बताया था कि बजट फॉर्मेट का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता। जो भी क्वेश्चन में फॉर्मेट दे रखा होगा ना, आप उसी फॉर्मेट से अपने क्वेश्चंस करना। आपका बजट फॉर्मेट, जो बजट बनाने का क्वेश्चन होगा, वो खत्म हो जाएगा। आपको रटना नहीं है, जो भी क्वेश्चन में बजट फॉर्मेट होगा वही फॉर्मेट आपको चेपना है अपने सॉल्यूशन में। इस तरह की सबसे अच्छी बात क्या है, क्वेश्चन में जो भी आपको एडजस्टमेंट्स होगी, जो भी एडजस्टमेंट्स होगी क्या, हाँ, जो भी एडजस्टमेंट्स होगी वो सब आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। सिर्फ आपको जो क्वेश्चन में फॉर्मेट दे रखा होगा वही फॉर्मेट आपको बनाना है। इसमें अलग से आपको रटने की जरूरत नहीं है कि भैया एक्स यहाँ पे आएगा, वाई यहाँ पे आएगा, जेड यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा। नहीं, जो क्वेश्चन में फॉर्मेट गिवन है उसी फॉर्मेट के थ्रू आपको अपना ये क्वेश्चन करना है, राइट? साथ में ये भी बताया था कि स्टैंडर्ड रेशियो जो दूसरा क्वेश्चन पूछता है ऐसे हमसे, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस है, जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस है उसको परसेंटेज के रूप में दिखाना। उसको किस में दिखाना? परसेंटेज के रूप में दिखाना। मतलब जो भी आपने बजट फॉर्मेट बनाया अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को, उसको उसको परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू में दिखाना ही स्टैंडर्ड रेशियो कहलाता है। तो सिर्फ ऐसे इस चैप्टर से सिर्फ इस 2 टाइप के क्वेश्चंस ही आपसे पूछती है। थ्योरी में तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस के बन जाते हैं इंपॉर्टेंट। बाकी प्रैक्टिकल में सिर्फ इस 2 टाइप के कॉन्सेप्ट ही आपसे पूछे जाते हैं, राइट? तो ये हो गया, बात खत्म। एक सेकेंड, इसको मैं रफ करता हूँ। तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि बजट एंड बजटरी कंट्रोल का मतलब बताया कि बजट का मतलब होता है प्लानिंग। जो भी आप स्टार्टिंग में बजट बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसी को बजट कहा जाता है। कंट्रोल का मतलब होता है घटाना और बढ़ाना। घटाना क्या है? अपने बिजनेस एक्सपेंस को घटाना और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना। किसके प्रॉफिट? बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाना ही कंट्रोल कहलाता है। बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या होता है? इस तरह अपनी फ्यूचर प्लानिंग करना, इस तरह अपनी फ्यूचर प्लानिंग करना कि आपके बिजनेस प्रॉफिट्स वो बढ़ सके और आपके बिजनेस एक्सपेंस कम हो सके। मतलब अगर एक्सपेंस कम हो जाएंगे तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएंगे। और बजट कंट्रोल और बजटरी कंट्रोल, ये तीनों कॉन्सेप्ट किसके पॉइंट ऑफ व्यू पे बनते हैं? वो है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि लेक्चर नंबर 1 में बताया गया था। जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि अपने गुड्स और सर्विस इस तरह बनाना कि वो लोवेस्ट कॉस्ट पे आ जाए एट मार्केट और उसकी क्वालिटी मेंटेन हो सके। मतलब जो क्वालिटी बाकी लोग देते हैं वही क्वालिटी आप दे, लेकिन जो लोग बाकी उस कीमत पे चार्ज करते हैं उससे कम चार्ज
पे आप चार्ज कर लेते हैं तो आपका प्रॉफिट और आपके कस्टमर एबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। ये कहलाता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और इसके ही पॉइंट ऑफ व्यू पे आप बजट कंट्रोल और बजटरी कंट्रोल करते हैं, राइट। कितने टाइप के क्वेश्चन ऐसे इसमें पूछ सकता है? इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछता है प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरी में 7 से 8 क्वेश्चन है जो कि हम अलग से सेपरेट लेक्चर में इस चैप्टर से करेंगे। जो थ्योरी भी बताई गई है वो सिर्फ प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है, राइट। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछता है। पहला पूछता है बजट फॉर्मेट, जिसका कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता। जो भी क्वेश्चन में आपका फॉर्मेट दे रखा होगा उसी फॉर्मेट को और जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट करके आपको सॉल्यूशन में दे देना है। आपको अलग से कोई भी फॉर्मेट या कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। दूसरा पूछा जाता है स्टैंडर्ड रेशियो। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बजट फॉर्मेट और स्टैंडर्ड रेशियो। बजट फॉर्मेट क्या होता है? जो भी आपने प्लानिंग की, जो भी आपने स्टार्टिंग में प्लानिंग की, जो भी आपने स्टार्टिंग में प्लानिंग की, उसको स्टेटमेंट के रूप में दिखाना। अब स्टेटमेंट में क्यों दिखाना? जो भी आपके थर्ड यूजर्स होते हैं, मतलब जो आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं या जो लगाते हैं, वो ये देखते हैं कि भैया आपकी प्लानिंग क्या है, आने वाले 1 साल में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में आपने क्या सोचा है, क्या बजट बनाया है, साथ में जो आपकी मैनेजमेंट है वो किस तरह काम करेगी, उन सभी को हम एक स्टेटमेंट के रूप में दिखाते हैं। उसे कहा जाता है बजट फॉर्मेट। जो भी आपका बजट फॉर्मेट है या जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस है उसको परसेंटेज के रूप में दिखाना, वो कहलाता है स्टैंडर्ड रेशियो, राइट। तो ये होगी रिवीजन। अब बात करते हैं हमने बजट फॉर्मेट में क्या क्या पढ़ा था। तो यहाँ मैं करता हूँ 1 सेकेंड अपनी स्क्रीन शेयर, राइट। तो ये रहा। तो मैंने बजट फॉर्मेट का मतलब बता दिया। अब कितने टाइप के बजट फॉर्मेट पूछे जाते हैं? तो 5 तरह के बजट फॉर्मेट आपसे इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो पहला फॉर्मेट क्या है? कैश बजट। ये आपने 11th 12th सीए फाउंडेशन या बीकॉम फर्स्ट ईयर में पक्का पढ़ा होगा। कैश बजट का सिंपल सा मीनिंग होता है कैश अकाउंट और कैश बुक। जो भी आपने कैश अकाउंट या कैश बुक में बनाया ना, वही चीज आपको यहाँ पे बनानी होती है, राइट। तो कैश बजट इतना कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा हमने किया था सॉरी दूसरा हमने क्या था? फ्लेक्सिबल बजट, फंक्शनल बजट, मास्टर बजट, अदर बजट। मतलब टोटल कितने बजट पूछे जा सकते हैं? 5 तरह के बजट पूछे जा सकते हैं। पहला होता है हमारा कैश बजट, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल बजट, तीसरा होता है फंक्शनल बजट, चौथा था मास्टर बजट, और जो इन चारों में नहीं आते उसे कहा जाता है अदर बजट, राइट। तो ये 5 तरह के फॉर्मेट पूछे जाते हैं। 1 सेकेंड। ये हाँ, अभी कैश बजट होता क्या है? ये कैश बजट होता क्या है? ये कैश बजट का मतलब होता है कैश अकाउंट और कैश बुक। क्या होता है? कैश बजट का सिंपल मीनिंग होता है कैश अकाउंट और कैश बुक। जो भी आपका एस्टिमेशन है, किसका एस्टिमेशन? कैश बजट का। मतलब कितना कैश फ्लो होगा, कितना कैश इनफ्लो होगा, किसमें? एक पीरियड में। पीरियड का मतलब फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपने कैश बजट, कैश फ्लो बनाया, उसको बजट में दिखाना, उसे कैश बजट में दिखाना ही कैश बजट कहलाता है। मतलब ये आपके वीकली, मंथली, क्वार्टरली या एनुअल बजट्स भी हो सकते हैं। इस बजट का यूज कहाँ पे होता है? इस बजट का यूज होता है आपकी एसेस करना। किस चीज का एसेस करना? कि भैया एंटिटी के पास कैश है कि नहीं। किसके लिए? ऑपरेटिंग ओवर्स के लिए। मतलब जो आपके बिजनेस रनिंग चलती है ना, उसके लिए आपके पास कैश है कि नहीं, वो चीज ये आपको प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करती है? कैश बजट, राइट। अब कैश बजट कैसे बनता है? कैश बजट बनाने का सिंपल सा तरीका है जो कि आपने 11 12 सीए फाउंडेशन नहीं तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपने पक्का किया होगा, राइट। 1 सेकेंड। हमने क्या सीखा था कि कैश बजट कैसे बनता है? सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मेट है। जो भी ओपनिंग कैश बैलेंस होगा आपके साल के स्टार्टिंग में,
वो दिखा दीजिए। साथ में जो भी आपको इस साल कैश मिलने वाला है, जितना कैश आपको मिलेगा वो दिखा दीजिए। फिर लास्ट इन दोनों का टोटल क्या आएगा, इन दोनों का टोटल आएगा टोटल कैश अवेलेबल, मतलब कितना कैश इन हैंड होगा आपके पास पूरे साल भर में। ये तो आपके पास ओपनिंग कैश बैलेंस होगा, और आपने एक एस्टिमेशन लगाया कि मेरे पास पूरे साल भर में 20,000 का कैश हमें मिलेगा। तो टोटल कैश इन हैंड कितना हो गया, टोटल कैश इन हैंड हो गया आपका 50,000। आपने ये भी एस्टिमेशन लगा दिया साल के स्टार्टिंग में कि इस साल हमें क्या देना होगा, इस साल हमें देना होगा 10,000 का पेमेंट। मतलब हमने साल के स्टार्टिंग में पता कर लिया कि 20,000 हमें मिलेगा, तो 10,000 हमें उसमें से या पूरे साल भर में हमें कैश पेमेंट करनी होगी। तो टोटल कैश बैलेंस कितना बच जाएगा हमारे पास साल के आखिरी में, 40,000 रुपए, राइट। हमने अगले साल का ही मतलब 2019 का भी एस्टिमेशन लगा दिया कि क्या एस्टिमेशन लगा दिया कि भैया 40,000, मतलब 40,000 का कैश बैलेंस हमारे पास रहेगा। क्यों, हमने 2018 में एस्टिमेशन लगा दिया था कि लास्ट में कितना बचेगा, 40,000। तो ओपनिंग कैश बैलेंस कितना हो गया, 40,000 रुपए। और हमने एस्टिमेशन लगा दिया कि 2019 में पूरे साल भर में हमें कितना पैसा मिलेगा, 30,000 का पेमेंट मिलेगा। तो टोटल कैश अवेलेबल या टोटल कैश इन हैंड कितना होगा, 70,000। कितना होगा, 70,000। कितना होगा, 70,000। और हमने ये भी एस्टिमेशन लगा दिया साल के स्टार्टिंग में ही कि हमें कितना पेमेंट करना होगा, हमें पेमेंट करना होगा 20,000 रुपए। तो टोटल कैश इन हैंड इन लास्ट ईयर, मतलब साल के लास्ट में कितना पैसा बचेगा, साल के लास्ट में बचेगा हमारे पास 50,000 रुपए। तो ये होता है कैश बजट। इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, जो ओपनिंग बैलेंस है, जो ओपनिंग बैलेंस है, एक सेकेंड, जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें आप ऐड कर दीजिए, उसमें आप ऐड कर दीजिए क्या, जितना कैश मिलने वाला है। तो टोटल कैश इन हैंड या टोटल कैश अवेलेबल हो जाएगा आपके पास। और उसमें से पेमेंट माइनस कर दीजिए कि आप साल भर में इतना पेमेंट करेंगे, तो एट द एंड हमारे पास कितना कैश इन हैंड होगा वो हमें पता चल जाएगा। इसे कहा जाता है कैश बजट। और लास्ट में मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया है कि एज पर अबव बजट वी कैन से दैट कंपनी रिसीव मोर कैश। मतलब आपने क्या किया कि 2018 में हमें मिलेगा 20,000 रुपए और 2019 में हमें मिलेगा 30,000 रुपए। तो ही बता दें कि 2019 में ज्यादा पैसा मिलेगा, 2018 में कम पैसा मिलेगा। लेकिन उसमें एक और बात की गई कि जो पेमेंट भी होगी ना, यहाँ पर कैश ज्यादा मिल रहा है तो साथ में हमें ज्यादा पेमेंट भी करना होगा। कई बार क्वेश्चंस बोलता है कि आपको कमेंट करना है कि 2018 या 2019 करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बजट के अकॉर्डिंग आप अपना कमेंट जरूर बताएं। तो ऐसा कमेंट भी आप लिख के बता सकते हैं कि एज पर अबव बजट वी कैन से दैट कंपनी रिसीव मोर कैश रिसिप्ट एज कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड, जबकि वाइल कंपनी मोर पेमेंट गिवन टू थर्ड पार्टी इन करंट पीरियड एज कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड। तो ये होता है कैश बजट, राइट। ये हमने कैश बजट सीख लिया। एक सेकेंड, तो कैश बजट का क्या मतलब हो गया कि जितना ओपनिंग कैश बैलेंस है, जितना, एक सेकेंड मैसेज है किसी का, नहीं, जितना हमारे पास ओपनिंग में कैश बैलेंस होगा उसमें ऐड कर दीजिए कैश रिसिप्ट, मतलब कितना साल भर में कैश मिलने वाला है। तो इन दोनों का टोटल कितना होगा, टोटल कैश अवेलेबल या बोले तो टोटल कैश इन हैंड हमारे पास पूरे साल भर में रहेगा। और जितनी पेमेंट आपको साल भर में करनी है, जितनी पेमेंट आपको साल भर में करनी है, कैश बैलेंस में से, कैश इन हैंड में से कैश पेमेंट को माइनस कर दीजिए, तो आपका साल के एंड में कितना कैश इन हैंड आपके पास रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। कैश बजट आपने बनाना सीख लिया। सेम चीज आपने 11 क्लास 12 क्लास में कैश अकाउंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाते हैं उसी तरह से आपको अपना कैश बजट बनाना है, अगर क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है तो यहाँ पे कैश बजट भी सीख लिया। दोबारा से स्क्रीन करते हैं, एक सेकेंड। हाँ, राइट, ये कैश बजट सीख लिया। अब फ्लेक्सिबल बजट,
जो कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था और यहीं पर शायद हमने अपना लेक्चर खत्म कर दिया था। तो फ्लेक्सिबल बजट क्या है? फ्लेक्सिबल बजट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू डाटा, मतलब अपने डाटा के अकॉर्डिंग, अपने डाटा के अकॉर्डिंग जो डाटा आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में आपको डाटा दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना होगा? अपना फ्लेक्सिबल बजट बनाना होगा। मतलब सिंपल सा मतलब क्या है, जो क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। मतलब जो क्वेश्चन आपको बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपने चेंजेस करने होंगे। किसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने होंगे? जो क्वेश्चन बोलेगा, मतलब जो एक्चुअल डाटा होगा और जो गिवन डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपना बजट बनाना होगा, राइट। इस फॉर्मेट को समझने से पहले हम क्या समझते हैं, हमने बेसिक दो चीजें समझी थी कि ये रहा कि टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। भैया टोटल कॉस्ट का मतलब होता है जो भी कॉस्ट आपने इंकर की, जो भी कॉस्ट आपने इंकर की, किसके लिए? आउटपुट को बनाने के लिए। मतलब जो भी कॉस्ट, एक सेकेंड, पेन, हाँ, जो भी कॉस्ट आपने इंकर की किसके लिए की? आउटपुट को बनाने के लिए। आउटपुट को बनाने के लिए उसे कहा जाता है टोटल कॉस्ट। और ये टोटल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन क्या होता है? किन दो चीजों से बन के मिलता है? वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट से मिलके बनता है हमारा टोटल कॉस्ट, राइट। अब ये वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट क्या होता है तो वो सीखते हैं। वेरिएबल का सिंपल सा मीनिंग होता है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है ब्लू कलर में, वेरीज। मतलब ये जो वेरिएबल कॉस्ट है कब चेंज होगा? लेवल ऑफ आउटपुट पे डिपेंड रहता है। मतलब जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। क्या बनना चाहिए? आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट कम होगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा। ये कहता है वेरिएबल कॉस्ट। अब इस वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ हो गया? एक तो आउटपुट के साथ हो गया। मतलब जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। जैसे जैसे ये कम होगा वैसे वैसे अपना वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। तो इसका सिंपल सा एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बन गया। किसके साथ? इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप बन गया पर यूनिट कॉस्ट। किसके साथ बन गया? पर यूनिट कॉस्ट। किसके साथ बन गया? पर यूनिट कॉस्ट। मतलब जब भी आपको क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन पर यूनिट कॉस्ट या आउटपुट इंक्रीज होने की कॉस्ट बता दी जाए तो समझ लेना वो है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। दोबारा से बताता हूँ, अगर जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा। जैसे जैसे हमारा वेरिएबल आउटपुट डिक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगा। मतलब अगर क्वेश्चन में आउटपुट से रिलेटेड या पर यूनिट कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, मतलब आउटपुट बढ़ा या पर यूनिट कॉस्ट के कारण बढ़ा, या सिर्फ क्वेश्चन में पर यूनिट क्वेश्चन पर यूनिट के बारे में बता रखा है तो समझ लेना वो है हमारा पर यूनिट कॉस्ट। क्या है? पर यूनिट कॉस्ट। मतलब दोबारा बताता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट का सिंपल सा मतलब है जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा। मतलब वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ है? वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारे पर यूनिट कॉस्ट। मतलब क्वेश्चन में अगर बोलेगा अगर क्वेश्चन में पर यूनिट कॉस्ट बता दी गई या ये बता दिया गया कि ये कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो रहा है तो समझ लेना वो कॉस्ट है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट जब भी चेंज होगा वो पर यूनिट के बेसिस पे या 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 आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज होगा या पर यूनिट के कॉस्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये टोटल कॉस्ट में कभी भी चेंज नहीं होता। ये कभी भी
टोटल कॉस्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, ये कभी भी टोटल कॉस्ट में कभी चेंज नहीं होता, ये हमेशा पर यूनिट या वेरिएबल के अकॉर्डिंग चेंज होता है, राइट। तो दोबारा से अपने स्क्रीन करते हैं। हाँ ये रहा। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में लिख भी दिया कि whenever any change in variable cost, the changes through only per unit cost, not total cost। मतलब जब भी आप इसमें चेंज करेंगे ना, जब भी आप चेंज करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट में चेंज करेंगे, ना कि टोटल कॉस्ट में। मतलब जब भी आप अपने इसमें चेंज करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट में चेंज करेंगे, ना कि टोटल कॉस्ट में इंक्रीज में चेंज करेंगे। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, तभी आपको समझ में आएगा, जो हमने लास्ट क्लास में कराया था। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कि आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है कौन से गिवन डाटा पे, 80% पे और 100% एक्टिविटी पे बनाना है। किस पे बनाना है? 80% एंड 100% पे आपको बनाना है, राइट। आपको गिवन डाटा दे रखा है कौन सी परसेंटेज पे, 50% पे आपको दे रखा है। और फ्लेक्सिबल बजट का मतलब क्या होता है, आपको डाटा दे रखा होगा और आपको चेंज करना है गिवन डाटा के अकॉर्डिंग। मतलब आपको अपना फ्लेक्सिबल बजट बनाना है गिवन डाटा के अकॉर्डिंग। एडजस्टमेंट भी किसके अकॉर्डिंग करना है, गिवन डाटा या जो गिवन इंफॉर्मेशन हो उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो यहाँ पे गिवन डाटा कितना है, 50% और 5,000 यूनिट। मतलब 50% की जब आपकी कैपेसिटी होती है तो आप 5,000 यूनिट, 5,000 यूनिट आप क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, राइट। आप 5,000 यूनिट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे क्या है। हाँ देखिए यहाँ आपको देखिए रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दे रखा है, राइट। अब आप देखेंगे रॉ मटेरियल किस पे डिपेंड कर रहा है, पर यूनिट पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, पर यूनिट पे। डायरेक्ट लेबर किस पे डिपेंड कर रहा है, पर यूनिट पे। डायरेक्ट एक्सपेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, पर यूनिट पे। अब यहाँ पे फैक्ट्री एक्सपेंस के बारे में क्या बोलता गया कि भैया 50,000 का जो अमाउंट है ना, उसमें से 50% तो फिक्स है, 50% क्या है, वेरिएबल। मतलब 25,000 आपका क्या हो गया, वेरिएबल, और 25,000 क्या हो गया आपका, फिक्स, राइट। ये आपको बता दिया गया है। हाँ। और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस के बारे में क्या बताया गया है कि भैया ये 100% वेरिएबल, मतलब 60,000 का पूरा 60,000 वेरिएबल है, फिक्स का एक भी अमाउंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। आपको आप फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, राइट। एक सेकेंड, इसको मैं रब कर दूं तभी आपको सही से दिखेगा, राइट। ये हो गया। हाँ अब आपको चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने तारों के शहर में चलते हैं। ये हो गया हमारा फ्लेक्सिबल बजट फॉर अजय गुप्ता कंपनी, जिसमें 50% गिवन है, हमें 80% पे बनाना है और 100% पे बनाना है, राइट। सबसे पहले आउटपुट निकालेंगे। तो हम बढ़ते हैं, एक सेकेंड। हाँ तो हम अपने कैलकुलेटर पर बढ़ते हैं। कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर? ये रहा हमारा एमआई का कैलकुलेटर। तो इसमें क्या बोला कि 5,000 हमारी यूनिट्स है, डिवाइडेड बाय 50% कर दीजिए यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, 10,000 यूनिट। ये 10,000 यूनिट किस पे आ जाएगा, ये 10,000 यूनिट आ जाएगा आपके हाँ 10,000 यूनिट, एक सेकेंड। तो ये 10,000 आपका आ जाएगा इस पे। तो ये आपके 10,000 इस पे नहीं आएगा, 10,000 आएगा इस पे। तो आपने 10,000, अगर आप 100% कैपेसिटी पे वर्क करेंगे, अगर आप 100% कैपेसिटी पे वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा, अरे कहाँ गया, हाँ
10,000 यूनिट्स पे आप वर्क करेंगे। अगर आप 100% कैपेसिटी पे यूज करते तो आप 10,000 यूनिट की आउटपुट का प्रोडक्शन करेंगे। तो 80% पे कितना हो जाएगा? 8,000, राइट? 8,000 यूनिट्स, राइट? अब बात करते हैं रॉ मटेरियल था, तो रॉ मटेरियल कितना है? 80 पर यूनिट, मतलब 80 रुपए क्या पर यूनिट है। तो यहाँ पे आप 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 14,000। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 64। और ये कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 80,000 रुपीज, राइट? इस तरह से आप डायरेक्ट लेबर का कर दीजिए। तो डायरेक्ट लेबर कितना आ जाएगा? डायरेक्ट लेबर का आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, आ गया मेरा कैलकुलेटर, एक सेकेंड। ये आ जाएगा आपका, सॉरी 4 लाख, सॉरी 4 लाख का अमाउंट रहेगा। ये 4 लाख है, ये आपका 6,40,000 और ये आपका 8 लाख। तो ये भी आ जाएगा आपका 2.5 लाख। ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका 4 लाख और ये आ जाएगा आपका 5 लाख, राइट? इस तरह से आप डायरेक्ट एक्सपेंस का कर दीजिएगा। इसी तरह से फैक्ट्री एक्सपेंस में क्या बोला? इस फैक्ट्री एक्सपेंस में बोला कि भैया 50% आपका वेरिएबल है और 50%, इसका मान आप लिख दीजिएगा। इसमें बोला कि 50% वेरिएबल है और 50% क्या है? फिक्स है। तो अभी फिक्स करने, अभी वेरिएबल बात करते हैं। तो फिक्स कितना था? वेरिएबल कितना था? वेरिएबल था हमारा, कितना था वेरिएबल हमारा? वेरिएबल हमारा था 25,000 रुपये। कितना था? 25,000 रुपये हमारा क्या था? 25 हमारा क्या था? वेरिएबल। और फिक्स कितना था? फिक्स भी था हमारा 25,000 रुपये। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि वेरिएबल किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? वेरिएबल चेंज होता है पर यूनिट कॉस्ट। तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी? इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी? इसकी पर यूनिट कॉस्ट आएगी, कितनी आएगी पर यूनिट कॉस्ट? इसकी पर यूनिट कॉस्ट आएगी 25,000 को डिवाइड दे दो कितने से? डिवाइड दे दो 5,000 से। तो कितना आएगा? ये 3 जीरो से 3 जीरो गया, इंटू 5। 5 रुपए पर यूनिट कितनी आएगी? 5 रुपए पर यूनिट, मतलब 5 रुपए पर यूनिट। यह क्या बन गया? आपकी फैक्ट्री एक्सपेंस। तो जैसे जैसे, एक सेकेंड, जैसे जैसे यहाँ बनेगा 5,000, तो 5,000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किससे? 5 रुपए से। किससे? 5 रुपए पर यूनिट से। ये भी 5 रुपए पर यूनिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 5 रुपए पर यूनिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका फैक्ट्री एक्सपेंस भी निकल गया। अब आप बोलेंगे फिक्स का क्या होगा? तो फिक्स का मैं बताता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन का कितना होगा? ये तो 100% वेरिएबल है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना था हमारा? 60,000 रुपए। तो इसमें तो 60,000 का पहले हम पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। बताया था ना कि वेरिएबल में जब भी चेंज होगा तो किसके ऊपर चेंज होगा? वो चेंज होगा पर यूनिट कॉस्ट में चेंज होगा, ना कि ना कि ना कि ना कि आपके ना कि आपके टोटल कॉस्ट में। जब भी चेंज होगा वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होगा, वो होगा थ्रू पर यूनिट कॉस्ट, राइट? तो इसका इसका पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 60,000 डिवाइडेड बाय 5,000 यूनिट्स। तो इसे इसे माइनस किया तो ये आ गया आपका 12 रुपए। क्या आ गया? 12 रुपए पर यूनिट। क्या आ गया? 12 रुपए पर यूनिट। तो आप एक सेकेंड, तो आप इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इन वेरिएबल कॉस्ट, राइट? तो ये मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट का मतलब भी बता दिया एक एग्जांपल के थ्रू, राइट? तो जब भी वेरिएबल कॉस्ट में आपको चेंज करना होगा इन फ्लेक्सिबल बजट, तो हमेशा आप
चेंज कीजिएगा किसके अकॉर्डिंग, पर यूनिट कॉस्ट। पहले उसकी पर यूनिट कॉस्ट निकाल लीजिएगा जो गिवन डाटा है, और जिसमें आपको चेंज करना है और जिसमें आपको अपना बजट बनाना है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो भी आउटपुट आप निकालेंगे उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पर यूनिट कॉस्ट। किसमें चेंज कर दीजिएगा, पर यूनिट कॉस्ट, राइट। तो ये हमारा फ्लेक्सिबल बजट भी आ गया, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब भी समझ लिया। तो बात से अपनी स्केस, हाँ राइट। अब बात करते हैं फिक्स कॉस्ट। तो भैया फिक्स कॉस्ट तो सबसे इजी क्या है, फिक्स कॉस्ट तो सबसे ज्यादा इजी है। फिक्स कॉस्ट का एक सिंपल सा मीनिंग है, जब तक बोला ना जाए, जब तक जब तक बोला ना जाए फिक्स कॉस्ट के बारे में आप चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे लिख दिया फिक्स कॉस्ट आर फिक्स ऑन एवरी आउटपुट लेवल्स अनलेस अगर क्वेश्चन डज नॉट से चेंजेस फिक्स कॉस्ट इन फर्दर आउटपुट। मतलब जब तक क्वेश्चन में ये ना बोल दे कि आपको फिक्स कॉस्ट चेंज करना है तब तक आप चेंज नहीं करेंगे। मतलब जो भी आपको फिक्स कॉस्ट का अमाउंट दे रखा हो, चाहे 1 लाख दे रखा हो, चाहे 2 लाख दे रखा हो, चाहे 3 लाख दे रखा हो, वही फिक्स कॉस्ट आपके हर आउटपुट पे सेम रहेगा। लिखा ना, फिक्स कॉस्ट आर फिक्स ऑन एवरी आउटपुट लेवल। मतलब जब तक क्वेश्चन ना बोल दे आपको फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं करना है, राइट। तो आप क्वेश्चन में समझते हैं, मत फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है, जब तक आपको ना बोल दिया जाए कि फिक्स कॉस्ट को चेंज करना है तब तक आप फिक्स कॉस्ट को चेंज नहीं करेंगे। मतलब फिक्स कॉस्ट का अमाउंट हर लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम रहेगा अनलेस अनटिल, जब तक क्वेश्चन आपको ना बोल दे, जब तक क्वेश्चन आपको ना बोल दे, राइट। हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे बता रखा था कि हमारा 50% क्या है, फिक्स है, राइट। क्या बोला था कि 50% फिक्स है, बाकी कोई भी चीज आपकी फिक्स नहीं है। तो ये कितना था, 25,000 रुपये फिक्स था, राइट। तो 25,000 इन तीनों पे क्या आएगा, इन तीनों पे क्या आएगा, इन तीनों पे एक ही अमाउंट आएगा, इन तीनों पे एक ही अमाउंट आएगा। यहाँ पे भी 25,000 रुपये, यहाँ भी 25,000 रुपये और यहाँ पे भी 25,000 रुपये आएगा, जब तक क्वेश्चन में बोल ना दिया जाए, राइट। तो ये हो गया फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट का अच्छे से मीनिंग, और हमने जो रिवीजन भी जो लेक्चर में 1 पे आया था उसका अच्छे से रिवीजन भी आपका हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या, तो देखिए इस क्वेश्चन में तो आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट है नहीं, जब क्वेश्चन में आएगा तो दोबारा से समझा दूंगा। अभी इतना समझ लीजिए, सेमी कॉस्ट, इसे सेमी कॉस्ट भी कहते हैं, या सेमी वेरिएबल कॉस्ट कह लीजिए, या सेमी फिक्स कॉस्ट, या मिक्स कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी कॉस्ट या सेमी फिक्स कॉस्ट या मिक्स कॉस्ट क्या होता है, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि इसमें फिक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूड हुई। क्या मतलब, इसमें फिक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी क्या होगी, इंक्लूड होगी। मतलब वेरिएबल भी और फिक्स भी इंक्लूड होगी। अब आपको क्या करना होगा, जब भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट आएगा, जब भी क्वेश्चन में सेमी वेरिएबल कॉस्ट आएगा, तो भैया पहले आप वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे और फिर फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। आपके मन में डाउट आएगा कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट की पहचान कैसे करें। तो क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात की आपको वेरी फिक्स तो हमेशा फिक्स रहेगा, तो आप फिक्स कॉस्ट की पहचान कर लीजिएगा। वेरिएबल कॉस्ट किस पे डिपेंड रहता है, पर यूनिट कॉस्ट या आउटपुट पे डिपेंड रहता है। तो दो कॉस्ट पता कर ली, जो थर्ड कॉस्ट आप पहचान ना पाए वो हो जाएगी हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, या क्वेश्चन बोल देगा, नहीं तो पहले वेरिएबल फिक्स की पहचान कर लीजिए। जो कॉस्ट आप पहचान ना पाए उसे समझ लीजिएगा कि वो है हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी कॉस्ट या मिक्स कॉस्ट या सेमी फिक्स कॉस्ट, राइट।
अब ये करते कैसे हैं? तो इसका जो फॉर्मूला है, जब हम जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसका फॉर्मूला अच्छे से समझ लेंगे। आपका आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है चैप्टर नंबर 15, उसका पहला एग्जाम्पल ही यही है। जब वो क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट समझा देंगे। इतना यहाँ पे समझ लीजिए कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है जो भी फिक्स और वेरिएबल अमाउंट, जो जिसमें भी फिक्स और वेरिएबल अमाउंट इंक्लूड होगा उसे कहा जाता है सेमी कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स कॉस्ट कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट सॉरी फ्लेक्सिबल बजट भी खत्म हो जाता है। अब सॉरी, हाँ, फ्लेक्सिबल बजट का मतलब क्या होता है? अपने डाटा को, जो भी आपके पास गिवन डाटा होता है, जो भी आपके पास गिवन डाटा होता है उसको आपको चेंज करना होता है। गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट आपको बना देना है फ्लेक्सिबल बजट का। जैसा क्वेश्चन में बना रखा है वैसा ही बना दीजिए फ्लेक्सिबल बजट में, और जो चेंजेस करने हैं वो आपको उसके बारे में बता दें कि इसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करके अपना ये फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। तो आपको क्या करना होगा, जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग अपना बजट चेंज करके आप दिखा दीजिएगा, आपका फ्लेक्सिबल बजट बन के आ जाएगा। सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है, एक फिक्स कॉस्ट की पहचान, एक वेरिएबल कॉस्ट की पहचान, और तीसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट की पहचान कैसे होगी? हर आउटपुट पे क्या रहेगा? कॉस्ट इक्वल रहेगा। जबकि वेरिएबल कॉस्ट कैसे होता है कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा, अगर वैसे वैसे कोई कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो वेरिएबल कॉस्ट होगा। जैसे जैसे कॉस्ट डिक्रीज होगा, जैसे जैसे कॉस्ट डिक्रीज होगा, अगर कोई कॉस्ट डिक्रीज होती है तो वेरिएबल कॉस्ट होगा। या क्वेश्चन बोलते हैं कि ये कॉस्ट तो पर यूनिट पे डिपेंड करती है, या उसका पर यूनिट का अमाउंट दे दिया गया है, या क्वेश्चन बोल दे तो समझ लेना वो वेरिएबल कॉस्ट है। अगर इन दोनों कॉस्ट की पहचान आप कर लेते हैं और थर्ड कॉस्ट की पहचान आपसे नहीं हो पाती, तो थर्ड कॉस्ट क्या हो जाएगी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है ये कॉस्ट डिपेंड करता है, सॉरी, इस कॉस्ट में फिक्स और वेरिएबल दोनों क्या होता है? इंक्लूड होता है। जिसे कहा जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स कॉस्ट या सेमी कॉस्ट या मिक्स कॉस्ट कहा जाता है। तो फ्लेक्सिबल बजट का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। जो क्वेश्चन फॉर्मेट में दे रखा वही क्वेश्चन आपको चेप देना है, जो गिवन डाटा है वही डाटा लिख देना है, और जो भी चेंजेस करने को बोले आपको चेंज कर देना है। तो ये आपका फ्लेक्सिबल बजट और कैश बजट भी अच्छे से खत्म हो जाता है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा फंक्शनल बजट, थर्ड बजट। क्या ये हमारा थर्ड बजट है? सी बजट, फंक्शनल बजट का सिंपल सा मीनिंग है अकॉर्डिंग टू वर्क। मतलब आपको जो भी चेंजेस करने हैं, सॉरी, ये जो फंक्शनल बजट बनता है वो बनता है आपके वर्क के अकॉर्डिंग। मतलब आपने देखा होगा कि हमारे बिजनेस में डे टू डे कोई ऑपरेशनल वर्क होता है, जैसे सेल्स, परचेस, XYZ, जो भी एक्टिविटी होती है हमारे बिजनेस में, उससे रिलेटेड आपको अपना ये फंक्शनल बजट बनाना होगा। फंक्शनल नाम से आपको पता चल गया होगा, फंक्शन से ही पता चल गया होगा, जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है बिजनेस में, कहाँ पे? बिजनेस में होती है, वही वाला बजट आपको बना देना है। अगर आपको थर्ड यूजर बोल दे कि भैया हमें बना दो वेजेस बजट, कि आप एम्प्लॉय को कैसे कैसे पैसे देते हो, तो आपको वो बजट बना के देना होगा। आपको बोल दे कि भैया परचेज का बजट बनाओ, आप कहाँ कहाँ से गुड्स परचेज करते हो, किस किस सप्लायर से गुड्स खरीदते हो, तो आपको वाला बजट बना देना है। सिंपल सी बात है, सेल्स बजट, परचेज बजट, वेजेस बजट, जो बजट
मतलब जो काम होता है और थर्ड पार्टी या आपका मैनेजमेंट बोल दे कि ये वाला बजट बना के दिखाओ, तो वो आपको बजट बनाना होगा। अब क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन वही गिवन डाटा होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज करके दिखा देना होगा, राइट। इसमें भी कुछ रटने वाला चीज नहीं है। मेनली 3 तरह के फंक्शनल बजट आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और यही 3 आपके, एक तो ये वाला बजट, एक तो ये वाला बजट, और एक ये वाला बजट ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो फैक्चुअल बजट बनाना, और फंक्शनल बजट में आपको क्या बनाना है? फंक्शनल बजट में आपको बनाना है सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट और रॉ मटेरियल बजट। कौन सा? सेल्स, प्रोडक्शन एंड रॉ मटेरियल। सेल्स, प्रोडक्शन एंड रॉ मटेरियल बजट बनाना है। अब ये सेल्स बजट बनता कैसे है? तो आपके लिए बहुत एक खुशी वाली बात क्या है कि सेल्स का जो बजट होगा ना, जो भी आपने बजट प्लानिंग की सेल्स के बारे में, वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। मतलब क्वेश्चन में बोल देगा कि भैया XYZ कंपनी ने अपना सेल्स बजट बनाया, या अपना सेल्स सोचा कि हम 1 लाख की या 2 लाख की, 3 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की, या 20 लाख की, 50 लाख की, इतनी सेल्स हम करेंगे। ये क्वेश्चन आपको साफ साफ बोल देगा। ये क्वेश्चन आपको साफ साफ बता देगा। तो सेल्स वाला जो टेंशन था वो आपको खत्म हो गया। तो सेल्स आपको क्वेश्चन में हमेशा दे रखी होगी। जैसे ही सेल्स आ गई, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, भैया सेल्स तभी हो पाएगी, ये सेल्स तभी हो पाएगी जब हम क्या करेंगे? जब हम करेंगे प्रोडक्शन। मतलब ये सेल्स जो है तभी हो पाएगी, ये सेल्स तभी हो पाएगी जब आप क्या करेंगे? प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन किस चीज का होता है? प्रोडक्शन होता है हमारा एफ जी। किसका किसका सेल्स होता है? एफ जी। किसका होता है? एफ जी। एफ जी का मतलब क्या होता है? फिनिश गुड्स। मतलब जो गुड्स आपकी फिनिश हो जाए, मतलब जो गुड्स आपका सेल्स के लिए बन जाए। अब रॉ मटेरियल तो बेचेंगे नहीं, क्यों? रॉ मटेरियल तो आप खरीदते हैं, रॉ मटेरियल तो आप खरीदते हैं। और जो काम होता है वर्किंग प्रोसेस, वो भी नहीं बेचते। तो कौन सी गुड्स बिकती है? वो बिकती है फिनिश गुड्स। कौन सी गुड्स बिकती है? फिनिश गुड्स ही आपके मार्केट में बिकती है। मतलब फंक्शनल बजट का मतलब क्या होता है? जो आप डे टू डे ऑपरेशनल वर्क करते हैं, जो भी आप डे टू डे ऑपरेशनल वर्क करते हैं अपने बिजनेस में, उसी का आपको बजट बनाना होता है, राइट। 3 तरह के मेन बजट इस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सेल्स, सेल्स तो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। जैसे ही सेल्स का अमाउंट आपको पता चल गया, तो आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए, भैया सेल्स तभी हो पाएगी जब हमने प्रोडक्शन किया होगा। जब हमने प्रोडक्शन किया होगा। तो जैसे ही प्रोडक्शन तो चल गई, तो आपके माइंड में एक और डाउट होना चाहिए, प्रोडक्शन तभी हो पाएगा, प्रोडक्शन तभी हो पाएगा जब आपने रॉ मटेरियल खरीदा। क्यों? पहले आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, जैसे ही रॉ मटेरियल आपने खरीदा, जैसे ही आपने रॉ मटेरियल किया, तो उसका प्रोसेस में लगा देंगे। जैसे ही आपका प्रोसेस हो जाएगा, तो फिनिश गुड्स बन जाएगा। जैसे ही वो फिनिश गुड्स बन जाएगा, आप उसे क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। तो हमेशा याद रखना, फंक्शनल बजट में 3 तरह के मेन बजट बनाए जाते हैं। सेल्स, सेल्स जैसे ही आ गया, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा कि इसका प्रोडक्शन कैसे होगा? प्रोडक्शन होगा तभी तो सेल्स होगी। और जैसे ही प्रोडक्शन हो गया आपका, आपको पता चला कि प्रोडक्शन तो हो गया, तो इसके रॉ मटेरियल चाहिए। तो थर्ड बजट कौन सा बनेगा? रॉ मटेरियल। सेल्स, प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल ही 3 मेन फंक्शनल बजट पूछे जाते हैं। जो अदर बजट जो बच गए, उसको हम अदर बजट में डाल देते हैं, और अदर बजट के क्वेश्चन आपके पेपर में ना के बराबर आते हैं। 2 तरह के बजट आते हैं, फैक्चुअल बजट या फंक्शनल बजट। अगर ये दोनों ना आते तो मास्टर बजट तो बहुत इजी है, वो लास्ट में बता दूंगा, बहुत इजी है, वो खत्म हो जाएगा। तो फंक्शनल बजट बता दिया आपको। सेल्स तो आपको गिवन होगा, फंक्शनल आपको निकालना होगा, या
रॉ मटेरियल बजट ही बनाना होगा, राइट। तो सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, सेल्स आपको गिवन होगा। अब बात करते हैं कि प्रोडक्शन बजट कैसे बनेगा। प्रोडक्शन बजट का मतलब क्या हो गया कि ये फिनिश गुड्स का बजट भी कह सकते हैं या प्रोडक्शन बजट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे या तो प्रोडक्शन बजट कह लीजिए, पीबी, या फिनिश गुड्स एफजीबी भी कह सकते हैं। क्या, या तो प्रोडक्शन बजट या फिनिश गुड्स का बजट भी कह सकते हैं। तो अब बात आती है कि प्रोडक्शन बजट कैसे बनेगा। सिंपल सा तरीका, कोई रटना नहीं। आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रोडक्शन बजट यानी प्रोडक्शन यूनिट, सेल्स यूनिट प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, राइट। अब आप कहेंगे तो क्वेश्चन रटने वाला हो गया, ये फॉर्मूला रटने वाला होगा, नहीं। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेल्स करनी है। सेल्स करनी होगी तो सेल्स करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एफ जी होना चाहिए, राइट। तो आपने मान लो काम स्टार्ट किया, अब आप 2019 आपने 2004 में काम स्टार्ट किया, अब आपके पास आ गया 2020-21, तो लास्ट ईयर में जो आपका फिनिश गुड्स बचा होगा वो अगले साल क्या बन जाता है, ओपनिंग फिनिश गुड्स। तो आपके पास कोई ओपनिंग फिनिश गुड्स का अमाउंट होगा 5,000 रुपए। आपने कुछ चीजें प्रोड्यूस की होगी, रॉ मटेरियल खरीदा होगा, ये रॉ मटेरियल खरीदा होगा, इससे आपने क्या होगा, प्रोडक्शन की होगी। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स और जो चीजें बन गई प्रोडक्शन, और जो चीज नहीं बन पाई है, जो चीज नहीं सेल हो पाई क्लोजिंग फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है, जो चीज आप नहीं बेच पाए। मतलब आपने 5,000 का आपके पास ओपनिंग था, आपने रॉ मटेरियल के थ्रू इतना 1,05,000 का आपने बना दिया, तो टोटल गुड्स सेल्स का अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,10,000, राइट। लेकिन उसमें से 10,000 आप नहीं बेच पाए, किसी भी कारण आप नहीं बेच पाए, तो टोटल सेल्स कितनी हो गई, 1,00,000। कितनी हो गई, 1,00,000, राइट। तो वही तो फॉर्मूला है जो मैंने आपको भी हाईलाइट करके दिखाया है। एक इसको रफ कर दो, एक सेकेंड, हाँ। तो वही तो फॉर्मूला है आपका, वही तो आपका फॉर्मूला है। क्या, इतना आपने, आपके पास ओपनिंग था, इतना आपने प्रोड्यूस कर दिया, और इतना आपका बिक नहीं पाया, तो क्या हो गया आपका क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो क्या आ गया, सेल्स अमाउंट। अब वही तो क्या है, प्रोडक्शन को यहीं रहने दिया, सेल्स को, सॉरी, हाँ सेल्स ये था, ये तो ऐसा है ना, हाँ अब सेल्स यहीं पे था, तो सेल्स में क्या कर दिया, ये ओपनिंग था, नहीं मैंने गलत कर दिया, ये हाँ यहाँ पे ये जो अमाउंट है ना, ये थोड़ा गलत हो गया, ये माइनस में होगा, और ये वाला अमाउंट क्या होगा, प्लस में। तो सेल्स था, तो यहाँ पे माइनस का था क्लोजिंग, तो प्लस का क्लोजिंग हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। ये क्लोजिंग ओपनिंग, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन आ जाएगा। नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, नहीं तो ये वाला कर देना, जिसमें आप ओपनिंग प्लस जितना प्रोडक्शन किया, वो प्रोडक्शन तो निकालना होगा तो उसे नील कर दीजिएगा, माइनस का क्लोजिंग, और जो सेल्स है वो दे रखी वो कर दीजिएगा, बैलेंसिंग फिगर करके आप प्रोडक्शन यूनिट्स निकाल दीजिएगा, बात खत्म। आपको प्रोडक्शन यूनिट ऐसे निकालनी है, आपका ये वाला बजट ही खत्म। तो आपको प्रोडक्शन बजट, एक सेकेंड, हाँ, प्रोडक्शन बजट कैसे निकालना है, सिंपल सा है, सेल्स का अमाउंट दे रखा होगा, उसमें से आप क्लोजिंग को ऐड कीजिए, माइनस ओपनिंग कर दीजिए, आपका प्रोडक्शन यूनिट आ जाएगा। या स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो आपने 11th क्लास में पक्का पढ़ा होगा, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते, ओपनिंग या फिनिश गुड्स, जितना रॉ मटेरियल के थ्रू आपने फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन, ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग, तो आपका सेल्स आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन में सेल्स दे रखा होगी, ओपनिंग दे रखा होगा, क्लोजिंग दे रखा होगा, प्रोडक्शन आप बैलेंस फिक्र करके निकाल दीजिएगा, बात खत्म। आपका प्रोडक्शन बजट भी खत्म हो गया यहाँ पे।
प्रोडक्शन बजट या फिनिश गुड्स का बजट। जब भी फिनिश गुड्स की बात हो, जब भी प्रोडक्शन की बात हो, याद रखना कि वो अमाउंट, वो यूनिट्स आपकी फिनिश गुड्स की होगी, राइट। चलिए ये मैं रखता हूँ, ये रहा, राइट राइट। अब जैसे आपने प्रोडक्शन निकाल दिया, जैसे ही आपने प्रोडक्शन निकाल दिया, अब आप किस पे आएंगे? रॉ मटेरियल। किस पे आएंगे? रॉ मटेरियल पे आएंगे, राइट। तो रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल का मतलब होता है जो आप कच्चा माल खरीदते हैं, जो आप कच्चा माल खरीदते हैं किसके लिए? फिनिश बनाने के लिए, उसे कहा जाता है रॉ मटेरियल। उसे क्या कहा जाता है? रॉ मटेरियल कहा जाता है, राइट। अब आपने मान लीजिए उस वाले एग्जांपल में कितना 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 फिनिश प्रोड्यूस किया था? 1,05,000। 1,05,000 यूनिट आपने क्या किया? प्रोड्यूस किया, राइट। 1,05,000 यूनिट आपने क्या किया? प्रोड्यूस किया, राइट। तो आपको क्या पता चला? आपको पता चला कि एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए आपको कितना रॉ मटेरियल लगता है? 2 किलो। कितना लगता है? 2 किलो का रॉ मटेरियल लगता है। मतलब एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए आपके पास लगता है 2 किलो, 2 किलो रॉ मटेरियल लगता है। मतलब 1,05,000, 1,05,000 फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा आपको? 2,10,000। 2,10,000 क्या हो गया हमारा? इतना रॉ मटेरियल हमें यूज होगा। तो जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछे, जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछे कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ, तो सबसे पहले आप निकालेगा कितना फिनिश गुड्स हमने प्रोड्यूस किया। और उस क्वेश्चन में देखा होगा कि एक यूनिट बनाने के लिए XYZ हमें इतना रॉ मटेरियल लगता है। तो आप इस तरह कीजिएगा, आपका रॉ मटेरियल यूजेस आ जाएगा। मतलब 1,05,000 आपने प्रोड्यूस किया। एक सेकेंड, इसको मैं रफ करता हूँ। हाँ हाँ, एक यूनिट बनाने के 2 किलो लगा, तो 1,05,000 कितने के लग जाएगा? 2,10,000। तो टोटल रॉ मटेरियल यूजेस कितना हुआ आपका? 2,10,000। कितना हो गया? 2,10,000, राइट। चलिए ये हो गया रॉ मटेरियल। और जैसे ही आपने रॉ मटेरियल यूजेस, मतलब इतना रॉ मटेरियल हमें लगेगा, इतना रॉ मटेरियल हमें लगेगा, कितना लगेगा? इतना रॉ मटेरियल हमें लगे, इतना रॉ मटेरियल हमें लगेगा फिनिश गुड्स बनाने के लिए। कितनी? 1,05,000, 1,05,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। अब आता है कि कितना परचेज करेंगे। इतना तो हमारा यूजेस लगेगा, इतना तो हमें यूजेस लगेगा। तो भैया कुछ यूजेस भी तो लगेगा। मतलब इतना तो यूजेस लगेगा, मतलब इतना तो हमें कंजम्पशन लगेगा, इतना तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा, इतना यूज होगा। तो इस यूज को पूरा करने के लिए, इस यूज को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा कि हमें कितना रॉ मटेरियल हम खरीदे ताकि हमारा ये वाली चीजें पूरी हो सके। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे ऊपर सिखाया था वैसा ही फॉर्मूला है। कौन सा? ओपनिंग रॉ मटेरियल, उसमें था ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स, उसमें था यूनिट प्रोड्यूस, यहाँ पे आ जाएगा रॉ मटेरियल परचेज। मैंने अलग से हाईलाइट भी करके दिखा दिया है। फिर क्लोजिंग को माइनस कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल यूजेस। अब ये तो इक्वल में था, तो ऐसे इक्वल लिखिए। तो यहाँ पे यूजेस, जो क्लोजिंग था क्लोजिंग को प्लस कीजिए, माइनस से प्लस हो जाएगा, ओपनिंग आ जाएगा। तो इक्वल में क्या आ जाएगा आपका? रॉ मटेरियल परचेज। क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल परचेज आपका आ जाएगा। अब आपसे पूछेगा भैया इस रॉ मटेरियल की कॉस्ट बता दीजिए, इस रॉ मटेरियल की जो आपने परचेज किया कॉस्ट बता दीजिए। तो सिंपल सा तरीका है, जितना कॉस्ट पर यूनिट होगा, मान लीजिए इसका 5 पर यूनिट है, तो जितना आपका रॉ मटेरियल परचेज किया उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा रॉ मटेरियल की इतनी कॉस्ट पड़ेगी। तो
तो भैया सिंपल सा तरीका है फंक्शनल बजट बनाने का। सबसे पहले सेल्स निकालिए। सेल्स आपको क्वेश्चन में दे रखा हो तो आपको टेंशन नहीं है। तो उसके बाद क्या निकालेंगे? उसके बाद आप क्या निकालेंगे? उसके बाद आप एक सेकेंड, हाँ मैं फिर हाँ उसके बाद आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे? उसके बाद आप निकालेंगे प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट कैसे होगा? सेल्स का अमाउंट प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स। तो क्या आपके पास क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन यूनिट। इतना प्रोडक्शन लगेगा, इतना प्रोड्यूस करेंगे तभी आपकी सेल्स की डिजायर, जो आपने सेल्स सोचा वो हो पाएगी। प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो जितना प्रोडक्शन लगा और एक यूनिट बनाने के लिए जितना रॉ मटेरियल लगेगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका इतना रॉ मटेरियल यूज होगा इतना प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे ही आपको पता चल गया कि इतना रॉ मटेरियल यूज होगा तो उसका आपको परचेस वाला अमाउंट भी निकालना होगा, यानी कितना हमें परचेस करना होगा ताकि हमारी यूजेस, हमारी कंजप्शन पूरी हो सके। तो आपके पास क्या होगा? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस जितना हमने परचेज किया माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल परचेज और रॉ मटेरियल यूजेस आ जाएगा। अगर दोबारा बता दो तो रॉ मटेरियल यूजेस प्लस क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग रॉ मटेरियल, तो आपके पास क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल परचेज। और रॉ मटेरियल परचेज की कॉस्ट निकालनी होगी, तो जितना रॉ मटेरियल परचेज किया उसके कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट भी आ जाएगा। अब आपके मन में डाउट आएगा कि भैया एक सेकेंड, ये ना थोड़ा रोशनी, हाँ तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि भैया फिनिश गुड्स की कॉस्ट क्यों नहीं निकाले? अरे फिनिश गुड्स की कॉस्ट तो सेल्स दे रखी है ना, फिनिश गुड्स को आप सेल्स में कर देंगे। तो सेल्स का जो यूनिट होगा उसे सेल्स पर यूनिट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका फिनिश गुड्स का या सेल्स का अमाउंट आ जाएगा। पर रॉ मटेरियल में क्या करते हैं? पहले यूजेस निकालते हैं, जितना परचेज किया हमने वो निकाल देंगे, उसे पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका रॉ मटेरियल परचेज का अमाउंट भी आ जाएगा। तो यहीं पे हम लेक्चर खत्म करते हैं। हमने सिर्फ हमारा एक मास्टर बजट रह गया है, स्टैंडर्ड रेशो रह गया है, एक अदर बजट रह गया है। अगले लेक्चर में खत्म करेंगे लेक्चर नंबर 1 की 2। लेक्चर नंबर 1 2 आप दोबारा देखिएगा, उसे रिवाइज कीजिएगा, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 देख लीजिएगा, राइट। तब तक वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, राइट।